बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख़्याल से अभी जो इलेक्शन कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से बताया कि जो डेटा है, वो बोलता है। और डेटा आपको क्या बता रहा है? डेटा ये बता रहा है कि जहाँ 9,000 से भी ज़ायद पोलिंग स्टेशंस थे, उसके अंदर लेस देन 1% जो रिपोर्टेड अनॉमलीज़ आई हैं या जो जहाँ प्रॉब्लम्स हुए हैं, बेशक वो वोटर लिस्टों के हैं या कोई अगर इंसिडेंट्स भी हुए हैं वायलेंस के, तो वो लेस देन 1% है। इसका मतलब है 99% जो इलेक्शन था वो पुरसकून था और वहां कोई रिपोर्टेड अनॉमलीज नहीं थी या कोई ऐसा जो है वो मामला नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि ओवरऑल इलेक्शन जो है वो एक पीसफुल और अमन के साथ हुआ। लेकिन मैं समझता हूं यहाँ एक ट्रेंड है कि जो भी जमात हारती है वो फिर दूसरे पे इल्जाम लगाती है। और इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि अगर कोई भी कंप्लेंट्स है किसी पार्टी की, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर फौरी जो है वो अपना उसके ऊपर कार्रवाई करे और जिन लोगों की कोई कंप्लेंट्स हैं या एविडेंस हैं वो ईसीपी में जमा कराएं। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बाकी मैं समझता हूं कि ये जो डेटा है, डेटा बोलता है और डेटा ये बोल रहा है कि इलेक्शन जो है 99% से भी ज्यादा जो है वो पुरअमन हुआ है और उसके अंदर कोई इश्यूज नहीं। लेकिन राना एहसान साहब, आप लोग जब कोई इलेक्शन हारते थे ज़िमनी इंतखाब, आपकी जमात की जानिब से भी तो इसी तरह के इल्जामात इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए जाते थे ना। आप बाकी सियासी जमातों की बात कर रहे हैं तो आप अपनी भी बात कीजिए। डस्का का इलेक्शन था तो उसके अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अगवा हो गए थे, तो उसकी एविडेंस जो है उसकी एविडेंस हमने फिर ईसीपी के पास जमा कराई थी। तो इसी तरह अगर कोई इनके पास एविडेंस है कि पीटीआई की तरह किसी ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया या उनको जो है वो फिर जियो फेंसिंग के जरिए पता चल जाए वो मौजूद किधर है, तो अगर कोई ठोस एविडेंस है तो वो जरूर जमा करानी चाहिए ईसीपी के ऊपर और फिर ईसीपी का फर्ज है वो कार्रवाई करे। राना एहसान साहब, इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं तो आएंगे तो वो तो गिरफ्तार हो जाएंगे आमदन से जायद असासों के केस में। तो सर फिर किस तरह से वजीर खजाना बनेंगे वो? देखें, मैं जरा पंजाब के ऊपर सिर्फ 2-4 लाइनें बोल दूं, वो जो 5 रिजर्व सीट्स के ऊपर। जी देखिए, जी। उसकी लॉजिक उसकी ये लॉजिक होती है कि ये रेशो के हिसाब से बनते हैं कि जितनी आपकी मेंबर जीत जाते हैं असेंबली में, 4 एमपीएस के जगह एक जो है वो रिजर्व सीट पे खातून बनती है। तो जब 20 पीटीआई के मेंबर डी सीट हो गए तो वो रेशो तब्दील हो गई। और जब रेशो तब्दील होगी तो अगले 5 तो पीटीआई के मेंबर्स नहीं बनेंगे क्योंकि उनके तो मेंबर कम हो गए। तो ये और फिर ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहा है, तो आज आप नोटिफाई कर दें नए मेंबर्स को और ज़िमनी इलेक्शन मिसाल के तौर पे ज़िमनी इलेक्शन में 20 की 20 सीटें जो है वो पीएमएलएन जीत जाती है, तो फिर क्या जो आपने मुंतखब किए हैं जो मखसूस नशिस्तों पे खवातीन, क्या आप उनको दोबारा डी सीट करेंगी और फिर रेशो को जो है वो बहाल करेंगे? तो ये इशू था जिसके ऊपर मेरे ख्याल से ईसीपी ने स्टैंड लिया था। दूसरा, ये सिंगल बेंच की जजमेंट है, इसके ऊपर हम अपील का राइट रखते हैं और हम इसको जरूर जो है वो लीगल भी इसके जो रस्ते हैं वो जरूर देखेंगे। उसके अलावा जो मेन चीज है, हमारे पास मेजोरिटी है, 176 मेंबर्स हैं हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर पंजाब की। तो अगर ये जो मर्जी कर लें, सीएम जो है वो हमजा शहबाज इंशाल्लाह ताला रहेंगे और हुकूमत भी पीएमएलएन की रहेगी। जहां तक आपने सागदार साहब की बात की और मिफ्ता साहब की बात की, सबसे पहली तो ये चीज है कि दोनों हमारे पार्टी के जो हैं वो मेंबर्स हैं और माहिर माशियात भी हैं और एक्सीलेंट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं। एक चीज तो तय हो गई कि हमें किराए के फाइनेंस मिनिस्टर लाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हफीज शेख साहब पीपल्स पार्टी में भी रहे और फिर वो और दीगर जमातों में भी रहे और अब फिर पीटीआई के आगे, और इसी तरह जो शौकत तरीन साहब हैं उनको भी जो है वो किराए के ऊपर लेके आना पड़ा पीटीआई को। तो हमारे दोनों जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो पीएमएलएन से। दूसरा, दार साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है। दार साहब जो हैं वो एक एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आईएमएफ से भी उन्होंने डील की। लेकिन ये फैसला कि कौन आएगा और फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला होता है और वो मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई फैसला नहीं है। बाकी ये जो कह रहे थे कि मिफ्ता साहब शायद घबरा गए थे, ऐसी तो बात नहीं है। मिफ्ता साहब ने तो कामयाबी से आईएमएफ का जो मुआहदा है वो मुकम्मल कर लिया है, इस मुल्क को बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से भी निकाल दिया है, हमने मुश्किल फैसले भी कर लिए हैं, तो ऐसी कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं नजर आती। तीसरी बात यह है कि सागदार साहब जो हैं पाकिस्तानी शहरी हैं, उनका पाकिस्तान एक हेल्थ का इशू था वो भी क्लियर हो गया। बाकी एक फाशिस्ट हुकूमत जो पीटीआई की थी वो ऑपोजिशन को जो है चुनने में लगी हुई थी।
तो वो भी खत्म होगी। अब वो उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो वन वे केसेस थे, जिसके अंदर इसहाक डार साहब की खुद प्रेजेंस नहीं थी और उनकी रिप्रेजेंटेशन थी लेकिन प्रेजेंस नहीं थी। जब वो आएंगे और कोई केस उनके खिलाफ कोई करप्शन का ऐसा कोई केस नहीं है जो जो जिस तरह के ये एहतसाब अदालत ने उनको मफरूर करार दिया हुआ है राना एहसान साहब। जी, तो जब वो वापस आएंगे तो वो अपने केसेस को फेस करेंगे और मेरे ख्याल से जो उनके खिलाफ जो ये फेक केसेस बने, जो जाली केसेस बने, वो बड़ी जल्दी जो है इख्तिताम पजीर हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक सियासी इंतकाम लेने के लिए बनाए अच्छा, गए थे। वजीर खजाना बनेंगे वो या नहीं बनेंगे पाकिस्तान वापस आने के बाद इसहाक डार साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान के बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। ये फैसला फिर मैं रिपीट करूंगा, ये प्राइम मिनिस्टर का होता है कि वो अपनी काबीना में किस क्या रोल देते हैं। और मैं इसमें वो जो बात जो समझने की है वो ये है कि दोनों जो है हमारे अपने जो है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। हमें कम से कम पीटीआई की तरह किराए के ऊपर हमें लोग लाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई, लेकिन राना एहसान साहब, अगर वजीर खजाना बनाया जाता है इसहाक डार साहब को, तो आपको नहीं लगता कि ये मैसेज जाएगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उनसे संभल नहीं रहा था, वो ठीक तरह से चला नहीं पा रहे थे, हाथ पांव उनके फूल गए थे, इसलिए अब इसहाक डार साहब को लाया गया है? आपको नहीं लगता ऐसे? नहीं, देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, बिल्कुल था। क्या आज वो क्राइसिस खड़ा है? नहीं खड़ा। क्या आईएमएफ की जो स्टॉल्ड टॉक्स थी वो आगे बढ़ चुकी हैं? बिल्कुल बढ़ चुकी हैं और इख्तिताम पजीर होने लगी हैं और वो भी ट्रांस हमें मिलने जा रही है। तो मैं समझता हूं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं डार साहब के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ फैसले चल रहे थे और अभी तक मैं समझता हूं बेहतरीन तरीके से मुल्क को जो दिवालियेपन की तरफ पीटीआई लेके जा रही थी, जिस खाई में इन्होंने आप लोगों ने बचा लिया, आप लोगों ने बचा लिया। हमें उम्मीद है कि आगे आगे डॉलर भी सस्ता हो जाए, महंगाई भी कम हो जाए, पेट्रोल की कीमत भी 70 पे आ जाए।